हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर से आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ, और इसमें मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि एमपी पुलिस के जो पेपर अभी चल रहे हैं दोस्तों, वो यहाँ पे उसमें देखोगे आप तो इकोनॉमिक्स के प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स के प्रश्न 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में यहाँ पे पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आप अगर एनालिसिस देखते हो तो आपको पता चल रहा होगा कि 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो जो देकर आया उससे भी आप डिस्कस करिएगा इकोनॉमिक्स के प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं, तो वो भी बताएगा कि इकोनॉमिक्स के 3 से 4 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इकोनॉमिक्स के लेकर आया हूं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न है दोस्तों, इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों देखिए 3 से 4 क्वेश्चन मायने रखते हैं। वो आपको मेरिट में ला भी सकते हैं और मेरिट से बाहर भी कर सकते हैं दोस्तों। 3 से 4 प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं, इसीलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। इसमें इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न अपन लगाने वाले, ठीक है दोस्तों। और इन प्रश्नों को दोस्तों रट के जाना है, बिल्कुल रट के जाना है। क्यों? क्योंकि हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हो दोस्तों, तो पीडीएफ भी मैं बाद में तुम्हें अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण से भी महत्वपूर्ण सवालों को, ठीक है दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर देना लाइक, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम आ चुके हैं और आज का जो आपके सामने जो फर्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों, वो क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि वस्तुओं के आयात निर्यात पर लगाया गया कर के रूप में जाना जाता है। बताइए, वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है, हम एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, उस पर कौन सा कर लगाया जाता है? बताइए, सीमा शुल्क लगाया जाता है, या उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, या यहाँ पे वैट शुल्क लगाया जाता है, या फिर जीएसटी लगाया जाता है? बताइए, एक दूसरे से दूसरे देश में जब आप आयात निर्यात करते हो, एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में अगर आप जाते हो तो कौन सा कर लगता है? तो वहाँ पे दोस्तों सीमा कर लगता है। कौन सा कर दोस्तों? सीमा कर, क्योंकि आप एक देश की सीमा को पार करके दूसरे देश में जा रहे हो, आयात निर्यात कर रहे हो, तो वहाँ पे दोस्तों सीमा शुल्क लगता है, आपको ध्यान रखना है। तो जब एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात करते हैं तो वहां पे लगता है सीमा शुल्क। चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आगे के नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी है? बताइए, अपने भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अपने भारत की अर्थव्यवस्था है दोस्तों, वो यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि अपने यहाँ पे सब चलता है, पूंजीवाद भी है और सरकारी भी है, तो दोनों को मिलाकर के अर्थव्यवस्था चलता है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था इसे कहते हैं, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को अपन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। बताइए, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है, क्या में होती है? पिछड़े राष्ट्र के रूप में, या विकसित राष्ट्र के रूप में, या विकासशील राष्ट्र के रूप में, या फिर अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में? बताइए दोस्तों, किस राष्ट्र के रूप में हमारी भारत की गिनती होती है? तो अभी दोस्तों हमारे जो भारत है वो विकासशील देश है दोस्तों, विकासशील राष्ट्र के रूप में इसकी गिनती होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम विकासशील हैं, विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आए हैं, अभी हम विकासशील हैं दोस्तों। तो आर्थिक विकास दृष्टिकोण से भारत निगरानी में किसकी में है? विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत अभी आता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे होने वाला है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बताइए, जो बंद अर्थव्यवस्था है वो वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? बताइए, मतलब कहने का मतलब ये है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या है, किसे कहते हैं? तो समझिए, तो बंद अर्थव्यवस्था यहाँ पे दिया, देखो, मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, और केवल निर्यात होता है, या केवल आयात होता है, ना निर्यात होता है? ना आयात, ना निर्यात, ना आयात। बताइए, तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है ना वहाँ कोई निर्यात होगा और ना वहाँ कोई आयात होगा दोस्तों, वहाँ पर ना निर्यात होता है ना आयात होता है, तो उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। जैसे कोई देश ना तो किसी देश से सामान ले रहा है और ना किसी देश को सामान दे रहा है, मतलब अपने देश के अंदर ही अंदर वो कर रहा है, बाहर से उसे कोई मतलब नहीं है, बाहर की मार्केट, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वो नहीं उतरेगा, तो उसे बंद अर्थव्यवस्था दोस्तों कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। बताइए, भारत में जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो कौन एकत्रित और प्रकाशित करता है? बताइए, नीति आयोग करता है, या वित्त आयोग करता है, या NSSO करता है, या UNO करता है? बताइए, कौन यहाँ पे प्रकाशित करता है? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पे दिया है NSSO, जो है NSSO, वो यहाँ पे क्या करता है दोस्तों? NSSO करता है, वो बेरोजगारी के आंकड़ों को एकत्रित करता है और प्रकाशित भी करता है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर फुल फॉर्म देखना चाहो तो नेशनल सैंपल, यहाँ पे दिया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वे
परीक्षण कार्यालय। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होने वाला है, आप इसे याद भी रख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये बेरोजगारी के आंकड़ों को उठाता है और उसे प्रकाशित करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अपन देख लेते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों वो है कि भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है। बताइए भारत में बेरोजगारी की कौन सी किस्म यहाँ पे पाई जाती है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों ग्रामीण अल्प रोजगार, ग्रामीण अल्प रोजगार दिया है, या चक्रीय रोजगार दिया है, या संरचनात्मक रोजगार बेरोजगारी बेरोजगारी दिया है, संरचनात्मक बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं। बताइए ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, यहाँ पे रोजगार नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे भी बेरोजगारी होगा। ठीक है, या अल्प रोजगार या बेरोजगारी या अल्प रोजगार एक ही होता है। तो यहाँ पे ग्रामीण अल्प रोजगार या फिर चक्रीय बेरोजगारी या फिर संरचनात्मक बेरोजगारी या इनमें से सभी यहाँ पे अपने भारत में कौन सी किस्म पाई जाती है बताइए बेरोजगारी की। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, हमारे भारत में जो बेरोजगारी की दोस्तों किस्म पाई जाती है वो पाई जाती है इनमें से सभी पाई जाती है दोस्तों। हमारे यहाँ पे ग्रामीण अल्प रोजगार भी है कि ग्रामीण लोगों को कम रोजगार मिलता है, और चक्रीय बेरोजगारी भी है। मतलब चक्रीय बेरोजगारी का मतलब होता है कि अब की हफ्ते में मिल गया अगले हफ्ते में नहीं मिला, तो इस तरीके से चक्र चलता है। संरचनात्मक बेरोजगारी भी है। तो सभी तरीका की बेरोजगारी हमारे भारत में मिलती है, इसीलिए इनमें से सभी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। बताइए जो कृषि होता है दोस्तों उसमें मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है, मतलब किस प्रकार की यहाँ पे बेरोजगारी होती है कृषि में। जैसे कोई कृषि करता है दोस्तों उसमें यहाँ पे किस प्रकार की बेरोजगारी होती है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी, या खुली बेरोजगारी, या अदृश्य बेरोजगारी, या घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये आपको बताना है दोस्तों। कृषि में यहाँ पे बात कर रहा है कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी यहाँ पे होती है, ये बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं कृषि में ना अदृश्य बेरोजगारी होती है। कृषि में क्या होती है, अदृश्य। अब ये अदृश्य क्या होता है, अदृश्य बेरोजगारी का मतलब जो दिखता नहीं है। बेरोजगारी होती है कृषि में लेकिन जो दिखती नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखिए घर में जैसे 4 लोग हैं और कृषि करने के लिए एक की आवश्यकता है, तो वहाँ पे वो 4 हो उसी एक ही काम को कर रहे हैं, तो वहाँ पे 3 तो बेरोजगार है ना। तो इसीलिए 3 बेरोजगार हैं लेकिन दिख नहीं रहे, काम सभी कर रहे हैं, वहाँ पे एक की जरूरत है 4 लगे हैं। ठीक है, तो इस तरीका से यहाँ पे अदृश्य बेरोजगारी दोस्तों होता है, आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को अपन देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। बताइए वैश्वीकरण का अर्थ है, बताइए वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, ये हमें दोस्तों बताना है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन भी दिया गया है। ऑप्शन दिया गया कि अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, और घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। ये आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है वैश्वीकरण क्या है या वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जब एकीकरण होता है तो उसे कहते हैं वैश्वीकरण। क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। जब हम घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ क्या करते हैं दोस्तों, एकीकरण करते हैं। हमारी जो पर्सनल अर्थव्यवस्था है उसका हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जब एकीकरण करते हैं तो उसे कहते हैं वैश्वीकरण। दोस्तों आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है 9 कि यदि बैंक दर में परिवर्तन हो तो क्या प्रभावित होता है। बताइए अगर मान के चलो बैंक दरों में परिवर्तन हो गया, जो बैंक 5% दे रही है वो आपको 10% देने लगे तो क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बाजार ब्याज दर और वैश्विक तरलता अनुपात, कैश रिजर्व अनुपात, या इनमें से कोई नहीं, क्या प्रभावित होगा यहाँ पर बताना है। बाजार दर प्रभावित होगी, या वैश्विक तरलता अनुपात प्रभावित होगा, या फिर कैश रिजर्व अनुपात, या इनमें से कोई नहीं, ये दोस्तों आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जब बैंकों की यहाँ पे दर में परिवर्तन होता है, दर अगर घटती बढ़ती है तो यहाँ पे बाजार ब्याज दर में क्या होता है, परिवर्तन होता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि देखो अगर मान के चलो कोई बैंक है और जो उससे क्या मिल रहा है, कोई बैंक है अब वो ब्याज ले रही है। ठीक है, ब्याज ले रही है मतलब आरबीआई से, मान के चलो आरबीआई है वो उस बैंकों को ब्याज की दर बढ़ा करके 5% से 7% कर दी। ठीक है, मान के चलो 5% दे रही है तो 7% कर देगा, तो भाई बैंक भी तो बढ़ाएंगी। बैंक जहां 7 दे रही थी वहां 10-15 देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से बाजार दर में यहाँ पे क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि कुल प्राप्ति का जितना अधिक हो उसे क्या कहा जाता है। बताइए कुल खर्च जो होता है वो कुल प्राप्ति का जितना अधिक हो उसे क्या कहा जाता है। मान के चलो आपको प्राप्त हो रहा है 100 रुपये और आप खर्च कर रहे हो 120 रुपये। समझना, आपको 100 रुपये मिल रहा है, 120 खत्म कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, आपको घाटा हो रहा है। तो उस घाटे को आप क्या कहोगे बताइए, राजकोषीय घाटा कहोगे, या बजट घाटा कहोगे, या राजस्व घाटा कहोगे, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा यहाँ पे घाटा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों घाटा होगा ना कि कुल खर्चा आपका ज़्यादा हो और प्राप्त आपको कम हो रहा है, तो उस स्थिति में यहाँ पे जो घाटा होगा वो राजकोषीय घाटा होगा। क्या होगा दोस्तों, राजकोषीय यहाँ पे घाटा होता है। जब खर्चा ज़्यादा होता है और हमें प्राप्ति कम होती है, मतलब हमारी आय कम होती है, खर्चा ज़्यादा होता है, तो वो होता है दोस्तों राजकोषीय घाटा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कि बताइए आरबीआई की राष्ट्रीय आवास बैंक में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
जो दोस्तों राष्ट्रीय आवास बैंक है उसमें आरबीआई की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है वो हमें दोस्तों बताना है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय आवास बैंक है दोस्तों, राष्ट्रीय आवास बैंक, इसका दोस्तों स्थापना हुआ था 1988 में। किसमें दोस्तों? 1988 में इसका स्थापना हुआ था। तो इसमें जो आरबीआई की जो हिस्सेदारी है वो है दोस्तों 49%। कितनी है दोस्तों? 49% यहाँ पे आरबीआई की हिस्सेदारी है, ध्यान रखना है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है 49% यहाँ पर राइट होने वाला है। इस राष्ट्रीय बैंक का स्थापना 1900 में हुई थी दोस्तों, 1900 यहाँ पे 1988 में दोस्तों हुई थी। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आरबीआई की कितने प्रतिशत की यहाँ पे हिस्सेदारी है? तो वो है 49% की, 49% की यहाँ पे हिस्सेदारी है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के नेक्स्ट प्रश्न को अपन देखते हैं। कौन सा नेक्स्ट प्रश्न? बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या आरबीआई की शक्ति नहीं है? बताइए आरबीआई की कौन सी यहाँ पे शक्ति नहीं है, यानी आरबीआई क्या काम यहाँ पे नहीं करता है? बताइए बैंकों का निरीक्षण, या बैंकों का राष्ट्रीयकरण, या बैंकों की उदार नीतियों का नियंत्रण, या रिटर्न्स का कॉल, यहाँ पे क्या नहीं करता है? बताइए जो आरबीआई है वो क्या नहीं करता है? किन शक्तियों, कौन सी शक्ति यहाँ पे नहीं है आरबीआई की, वो यहाँ पे बताना है। बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आरबीआई की शक्ति नहीं है वो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कौन सी दोस्तों? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है उसे दोस्तों आरबीआई नहीं करता है, ये आप ध्यान रखना। आरबीआई बैंकों का निरीक्षण करता है, बैंकों को देखता है ये सही है या गलत है, किस तरीके से, तभी तो पैसा देगा। ठीक है। बैंकों की उदार नीतियों को नियंत्रित करता है। उदार नीति क्या है बैंकों की, उन्हें नियंत्रित करता है। रिटर्न्स का कॉल, मतलब जितना भी रिटर्न्स वगैरह होता है वो सभी आरबीआई देखता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम है दोस्तों वित्त मंत्रालय का। कहेगा दोस्तों यहाँ पे जो वित्त मंत्रालय है उसका यहाँ पे कार्य है दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, वित्त मंत्रालय का कार्य है, ना कि दोस्तों आरबीआई का कार्य। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे होने वाला है, देखिए यहाँ पे कि मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कौन सा कदम रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है लेकिन सरकार द्वारा नहीं उठाया जा सकता? बताइए जो मुद्रास्फीति होता है उसके नियंत्रण के लिए कौन सा कदम रिजर्व बैंक तो उठा सकती है दोस्तों, रिजर्व बैंक तो उस काम को कर सकती है लेकिन सरकार नहीं कर सकती। बताइए वो ऐसा कौन सा यहाँ पे कार्य है? तो इसमें दिया है यहाँ पे दोस्तों, क्या दिया है कि यहाँ पे दिया एक प्रगतिशील कर प्रणाली का परिचय। यहाँ पे एक प्रगतिशील कर प्रणाली का परिचय दोस्तों, और दूसरा यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, और तीसरा यहाँ पे होने वाला है क्रेडिट राशनिंग यहाँ पे होने वाला है, और चौथा होने वाला है यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के मुनाफे में सुधार। यहाँ पे कौन सा होने वाला है दोस्तों, ये आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं दोस्तों आपको बता दूं, देखिए दोस्तों यहाँ पे आरबीआई कौन सा काम, और आरबीआई मतलब क्या काम कर सकता है लेकिन उस काम को सरकार नहीं कर सकती, मतलब आरबीआई कर सकती है, सरकार नहीं कर सकती। तो देखिए एक प्रगतिशील कर प्रणाली का परिचय, प्रगतिशील कर प्रणाली, इसे तो सरकार भी कर सकती है, आरबीआई भी कर सकती है। और दूसरा दिया है सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, इससे भी दोस्तों दोनों ही कर सकती हैं, जो सार्वजनिक व्यय है उस पर नियंत्रण दोनों ही कर सकती हैं। और चौथा है दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के मुनाफे में सुधार, इसमें भी सार्वजनिक जब क्षेत्र के मुनाफा होगा तो उसमें सरकार भी दोस्तों शामिल होगी। लेकिन क्रेडिट जो राशनिंग है, क्रेडिट राशनिंग, उसमें दोस्तों सिर्फ आरबीआई ही करता है क्रेडिट राशनिंग, आपको ध्यान रखना है। अब जी क्रेडिट राशनिंग दोस्तों क्या है, जैसे आरबीआई कितना कर लगाएगा, कितना ब्याज लगाएगा, वो आरबीआई डिसाइड करेगा, उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको दोस्तों जो बैंक यहाँ पे पैसे देती है वो किस कर से देती है वो बैंक ही निर्धारित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे होने वाला है, तो क्रेडिट राशनिंग यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो यहाँ पे होने वाला है कि राजकोषीय घाटे की सही परिभाषा बताइए। जो राजकोषीय घाटा है दोस्तों उसकी सही परिभाषा क्या है, ये आपको दोस्तों बतानी है। देखो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के बीच अंतर, यहाँ पे दिया है। और दिया है कि जारी किए गए मुद्रा नोटों और परिसंचरण में वास्तविक मुद्रा का अंतर। और तीसरा दिया है भारत सरकार के वास्तविक उधार और बजट प्रावधानों के अनुसार आपेक्षिक व्यय में अंतर। और चौथा दिया दोस्तों सरकार की आय और व्यय में अंतर। यहाँ पे दोस्तों ये दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आप दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या होने वाला है राजकोषीय घाटे की सही परिभाषा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने हवाले भी बताया था कि राजकोषीय घाटा कब होता है, जब आपकी आय कम होती है और व्यय आप ज्यादा कर देते हो, मतलब खर्च ज्यादा कर रहे हो, आय कम है, तो उससे कहते हैं राजकोषीय घाटा। तो सरकार की आय और व्यय में जो अंतर होता है दोस्तों, आय और व्यय में, या फिर इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जहाँ पर आय कम होती है और खर्च ज़्यादा होता है,
खर्च की तुलना में या व्यय की तुलना में आय कम होती है उसे दोस्तों यहाँ पे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों राजकोषीय घाटा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न दोस्तों परीक्षा के लिए होने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक देखना, बिल्कुल आप बने रहिए वीडियो में, लास्ट तक देखिए। अपन पूरे 25 क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, आप ध्यान रखना, ठीक है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियो, आपको अच्छे लग रहे हैं प्रश्न, संभावित लग रहे हैं, आने लायक लग रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? बताइए, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है, ये यहाँ पे बताए। देखो दोस्तों अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे प्रथम क्षेत्र में क्या शामिल होता है? दोस्तों प्रथम क्षेत्र जो होता है, प्रथम क्षेत्र में यहाँ पे क्या शामिल होता है, ये हमें दोस्तों यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों जो पर्यावरण से संबंधित होता है ना, वो प्रथम क्षेत्र आता है। जैसे कृषि हो गया, वन हो गया, ठीक है, या पशु वगैरह हो गया, ये सब प्रकृति से संबंधित हैं, प्रकृति वगैरह से संबंधित होते हैं, तो वो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों दिया पशुपालन, दिया वन, दिया मत्स्य दिया, तो ये सभी दोस्तों कहाँ आते हैं? ये सभी आते हैं दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। देखो पशु भी आता है, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन, सब यहाँ पे क्या आते हैं दोस्तों? यहाँ पे सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दिया है, बताइए अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? क्या यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों आता है बिजली, गैस, लोहा, अयस्क आदि। मतलब जो यहाँ पे जो प्राथमिक क्षेत्र से जो लिए जाते हैं, मतलब जो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र से कुछ पदार्थों को लेकर के जो बनाया जाता है, जैसे बिजली है, तो बिजली यहाँ पे जो पर्यावरण है, पानी है, पानी को लेकर के यहाँ पे क्या बनाई जाती है? पानी से क्या बनाई जाती है? बिजली, तो बिजली होने वाली। गैस है, गैस भी यहाँ पे प्रकृति से ही उठा करके बनाई जा रही है। लोहा, अयस्क, इसी प्रकार से जो प्रकृति से उठा करके जो प्राथमिक क्षेत्र से उसे एकत्रित करके द्वितीय क्षेत्र से कुछ चीज़ों का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों द्वितीय क्षेत्र। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र, यहाँ पे जल, यहाँ पे बिजली, गैस, लोहा, अयस्क, ये सभी होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ये है द्वितीय क्षेत्र। अब बात करते हैं दोस्तों तृतीय क्षेत्र की। नेक्स्ट प्रश्न, कि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का किससे संबंध है, ये आप बताइए। तो तृतीय क्षेत्र दोस्तों होता है परिवहनों से, यानी सेवा के जो साधन होते हैं आपके यहाँ पे सेवा के साधन होते हैं, उन्हें आप कह सकते हो कि ये तृतीय क्षेत्र है। जैसे परिवहन हो गया, लाने जाने की सेवा का काम करता है, व्यापार हो गया, डाक सेवा हो गई, ये सभी दोस्तों क्या है? ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? बताइए, राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, ये आपको बताना है। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, राष्ट्रीय आय का जो सबसे पहले जो अनुमान लगाया था दोस्तों, यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ पे दिया रमेश दत्त मजूमदार, यहाँ पे दिया NSN बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और एम जी रानाडे। बताइए आप यहाँ पे चारों में से कौन सा होने वाला है? भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? तो यहाँ पे हम बता दें दोस्तों, जो दादा भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने यहाँ पे राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान लगाया था। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी। दोस्तों याद रखना है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने वाला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो आप देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि बताइए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? बताइए भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना का काम कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है दोस्तों, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, या फिर बताइए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या वित्त मंत्रालय, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ये आपको बताना, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होता है, कौन होता है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, वो यहाँ पे क्या करता है? वो यहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने का काम जो करता है वो करता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। बताइए भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप कौन सा है, ये आपको बताना है। मतलब बेरोजगारी किस प्रकार का होता है वो यहाँ बताना है। तो यहाँ पे देखिए चक्रीय है या संरचनात्मक है या ऐच्छिक है या कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं, जो भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है वो है दोस्तों संरचनात्मक। कैसा है दोस्तों? संरचनात्मक यहाँ पे है, आपको ध्यान रखना है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप कैसा है? संरचनात्मक, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों वो है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? बताइए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये आपको दोस्तों बताना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो अंत्योदय कार्यक्रम का जो अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य होने वाला है दोस्तों वो कौन सा होने वाला है? तो यहाँ बताइए कि यहाँ पर अनुसूचित जातियों के रहन सहन के स्तर में सुधार करना, या अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, या ग्रामीण वृद्धों की सहायता करना, या गरीबी में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। जो गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना, कौन सा यहाँ पे होने वाला है? बताइए अंत्योदय कार्यक्रम का
उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है कि गरीबों में सबसे अधिक जो गरीब है उसकी सहायता करना। जो सबसे अधिक गरीब है, जो बीपीएल वगैरह कार्ड वाले हैं, उनकी यहाँ पे सहायता करना। यहाँ पे कौन है दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना, ये यहाँ पे इसका उद्देश्य होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है, वो होने वाला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य होता है, बताइए राष्ट्रीय विकास जो परिषद होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपको दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो कि योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देने तथा स्वीकृति प्रदान करने। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन करना और योजना आयोग को परामर्श देना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का जो काम होता है वो उपयुक्त सभी होता है। ये योजना आयोग को दोस्तों परामर्श भी देता है, राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय समय पर मूल्यांकन भी करता है और योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप देता है या स्वीकृति प्रदान करता है। दोस्तों ये सभी यहाँ पे होने वाले हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य आपको ध्यान रखना है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं आज के, तो इन्हें आप बिल्कुल नोट डाउन करना और इन्हें आप लिख करके जरूर यहाँ पे याद करके जाना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपको मिल सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ठीक है, कि गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, ये आपको बताना दोस्तों। बताइए तीसरी, चौथी या पांचवी, छठवीं कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसके द्वारा गरीबी हटाओ योजना का नारा दिया गया था, ये आपको बताना। तो आपको दोस्तों बता दूं, जो यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय जो योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना, उसमें दोस्तों ये नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ योजना, और इसका उद्देश्य जो था दोस्तों वो था आत्मनिर्भर की प्राप्ति। यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य था। तो आत्मनिर्भर की प्राप्ति यहाँ पे क्या होने वाला है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, और गरीबी हटाओ योजना या गरीबी हटाओ नारा इसी में दोस्तों दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि प्रत्यक्ष कर क्या है। बताइए जो प्रत्यक्ष कर है वो क्या है, प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट जो टैक्स होता है वो किसे कहते हैं दोस्तों, ये आप उनको बताना है। तो यहाँ पे दिया है दोस्तों आयकर दिया है, संपत्ति कर दिया है, उपहार कर दिया है या उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या यहाँ पे होने वाला है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष कर क्या है, यहाँ पे आयकर या फिर संपत्ति कर या उपहार कर या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो उपयुक्त सभी है वो यहाँ पे होने वाला है। देखो डायरेक्ट करंट आयकर में भी लगता है, आपके अगर आय जाना है तो भी आपको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे संपत्ति कर है तो भी आपको डायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, नहीं प्रत्यक्ष कर, उपहार कर पे भी प्रत्यक्ष कर लगता है, डायरेक्ट टैक्स लगता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे होने वाले। अगर बात करूँ दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, जो लास्ट प्रश्न होने वाला है, देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। बताइए केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बताइए सीमा शुल्क कहते हैं या निगम कर कहते हैं या आयकर कहते हैं या ये सभी। बताइए, तो आपको दोस्तों बता दूं केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार सभी करों को यहाँ पे लगा सकती है। ये यहाँ पे ये सभी होने वाले हैं कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले जो कर हैं वो सीमा कर भी लगाती है, निगम कर भी लगाती है, आयकर भी लगाती है, सभी दोस्तों लगाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो दोस्तों कैसा लगा मुझे कमेंट में आप जरूर बताना, आज के प्रश्न कैसे लगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा को बेस्ट बनाने के लिए मैं लेकर आता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। फिर ऐसे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे, बहुत ही मजेदार इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको फिर से मुलाकात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।